एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सिंह। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश क्या है। यानी ये जो प्रकाश है ये 10th चैप्टर का यानी 10वीं क्लास का चैप्टर है, जिसमें हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे। प्रकाश के अलावा प्रकाश के कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि प्रकाश अपरावर्तन और अपवर्तन का गुण दिखाता है। ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, तमाम ऐसे गुण दिखाता है। जो भी हैं उनको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार। ठीक है, 10th क्लास में बात करें तो पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। दूसरे चैप्टर में बात करें तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, जिसमें हम लोग प्रकीर्णन भी पढ़ेंगे, मानव नेत्र भी पढ़ेंगे, नेत्र में दोष वगैरह, और साथ ही वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी और घटनाएं हम लोग बाद के यानी 12वीं क्लास में पढ़ने को मिलेगा हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या है? सबसे पहला सवाल कहें तो प्रकाश क्या है, यही बनता है हमारा। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, है ना। आप यदि अंधेरे में हो, कहने का मतलब रात हो बिल्कुल और अंधेरा रहे, आपसे कहा जाए आप पिन ढूंढिए कहाँ है, ठीक है, पिन ढूंढने के लिए कहा जाए तो आप क्या पा सकते हैं? नहीं पा सकते। या कुछ ढूंढने के लिए बोला जाए तो ऐसे में आप नहीं पा सकते, क्योंकि उस समय आपको एक किसी की कमी खलती है, और वो है प्रकाश। आप चाहते हैं कि लाइट जला दिया जाए तो हम वस्तु को ढूंढ लेंगे, आसानी से कर लेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो वो प्रकाश ही है जो वस्तुओं को दिखा देता है, वस्तुओं को दिखाने में हम सहायता करता है, देखने में सहायता करता है। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ऊर्जा आप जानते हैं कि कोई भी ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, है ना। आप देखते होंगे आपके घरों में या आस पड़ोस कहीं ना कहीं सोलर पैनल लगा होता है ना। और वो सोलर पैनल से आप बल्ब चलाते हैं या पंपिंग सेट वगैरह, बैटरी चार्ज करते हैं, है ना। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये ऊर्जा सूरज की लाइटों से ही आ रहा है, प्रकाश से ही आ रहा है ना। तो इस तरह से इन लाइट से या सूर्य से के प्रकाश की ऊर्जा से हम बैटरी चार्ज कर लेते हैं, बल्ब चलाते हैं या फैन चलाते हैं, पंपिंग सेट वगैरह चलाते हैं। तो ये ऊर्जा ही है। अब इस प्रकाश ऊर्जा को हम कई रूपों में बदल रहे हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा में, तो कई रूपों में आप बदल सकते हैं। अब अन्य ऊर्जा से भी आप प्रकाश में बदल सकते हैं, प्रकाश को पा सकते हैं। जैसे आप जैसे मान लीजिए हथौड़ा लेते हैं, हथौड़ा लेकर के किसी धातु पर आप चोट मारें तो देखिए वहाँ पर चिंगारियाँ निकलती हैं, ये तो प्रकाश ही ऊर्जा है ना। आप बल्ब चला रहे हैं तो ये विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना। अब कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। और ऐसे दो वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं जो लाइट को उत्पन्न करती हैं। पहले की बात करें उसे हम बोलते हैं दीप्त वस्तु, जिसे या प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त, लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर। बात करें दूसरे की, यानी इसे बोलते हैं अदीप्त वस्तु। क्लियर। अदीप्त वस्तु, इसे इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऐसे वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बात करें पहले वाले की यानी दीप्त वस्तु की, तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मोमबत्ती है, बल्ब है आपका, टार्च है, सूर्य है खुद। तो ये ऐसी वस्तुएं हैं, कहने का मतलब जो लाइट स्वयं से उत्पन्न करती हैं, स्वयं में से। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं दीप्त वस्तु। उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, इस तरह से ये सब दीप्त वस्तुएं हैं, इन्हें ही प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है।
वहीं दूसरी तरफ अदीप्त वस्तु की बात करें तो ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं में से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती, लेकिन प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ये इन वस्तुओं पर यानी दीप्त वस्तुओं पर निर्भर रहती हैं। इन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। क्लियर? ऐसी वस्तुएं जो लाइट स्वयं में से ना उत्पन्न कर रही हों बल्कि उत्पन्न करने के लिए किसी पर निर्भर हों, उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। और ये जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के पास खुद की लाइट नहीं है ना। ये सूर्य की लाइट जब चंद्रमा पर गिरता है तो ये वहाँ से टकरा करके पृथ्वी पर पहुँचता है। हमें लगता है कि चंद्रमा से ही लाइट आ रहा है, जबकि चंद्रमा से लाइट नहीं आता, प्रकाश नहीं आता। क्लियर? जैसे कांच भी हो गया, तो कांच में खुद की लाइट नहीं है। शीशा जिसे हम लोग कहते हैं ना, कांच, तो इसमें खुद की लाइट नहीं है। जब दीप्त वस्तुओं से लाइटें इस कांच पर गिरती हैं तो टकरा कर वापस आती हैं और वही लाइट हमें दिखाई पड़ती है। ऐसे पानी भी है, इसमें खुद की लाइट नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करती हैं किसी ऐसी वस्तु पर जो लाइट उत्पन्न कर रही हो। अगर वो करेंगी तो ये भी करेंगी, अगर वो नहीं करेंगी तो ये नहीं करने वाली। क्लियर है? ऐसी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब इन वस्तुओं से निकला प्रकाश माध्यम में या जिस माध्यम में वस्तु रखा है उस माध्यम में संचरित होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है? और जिन माध्यमों में प्रकाश आगे बढ़ता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्लियर? कहने का मतलब ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश को संचरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी ऐसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। फिर से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ने के लिए जिस भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या जिस माध्यम ऐसा करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? प्रकाशिक माध्यम। देखिए, जब तक आप इनको नहीं समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तब तक आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। क्लियर? इसलिए हम आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें, प्रकाश का बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो पहले यह लेक्चर यानी यह वीडियो सबसे बेसिक, इसको आप ज़रूर देखें, समझें, पूरा वीडियो देखें। क्लियर है? इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको परावर्तन और अपवर्तन और इस तरह से क्रम से पढ़ाते चले जाएंगे। खासकर ये 10th क्लास का वीडियो है तो 10th के सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? और जब हम 12वीं का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रकाश आपको 12वीं में भी मिलेगा, तो 12वीं के लिए जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको 12वीं के सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाएंगे। ठीक है? तो बात करें प्रकाशिक माध्यम का, तो ये इसमें ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है प्रकाश को जिसमें वो आगे बढ़ सके। तो इस तरह से प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है? नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, ऐसे माध्यम। अच्छा, पहला है पारदर्शी माध्यम और दूसरे की बात करें तो अल्प पारदर्शी माध्यम, और तीसरा जिसे हम लोग अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्लियर? अपारदर्शी माध्यम। फिर से प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी माध्यम, अल्प पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम ऐसे उन माध्यमों को कहते हैं या उन प्रकाशिक माध्यम को कहते हैं जिसमें प्रकाश आर पार हो सके, मतलब प्रकाश का अधिकांश हिस्सा आर पार हो जाता है। उन माध्यमों को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि बात करें तो पानी है, स्वच्छ जल रहे, ठीक है, स्वच्छ जल के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ कांच, और सबसे बढ़िया या सबसे बेहतरीन इसका एग्जाम्पल की बात करें तो निर्वात है और हवा। निर्वात, हवा, और इसी तरह से माध्यम होंगे। ठीक है? निर्वात ऐसा माध्यम होता है जिसमें हवा नहीं होती और प्रकाश उन माध्यमों में भी चलता है। ठीक है? और इसलिए प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है? हम आगे बताने वाले हैं आपको। तो प्रकाश निर्वात में भी आगे बढ़ेगा और निर्वात में प्रकाश का कुल हिस्सा आगे बढ़ जाता है। ठीक है? और निर्वात ऐसा करने भी देता है। हवा में भी ऐसा ही होता है लगभग। स्वच्छ पानी और स्वच्छ कांच भी ऐसा ही करते हैं। ये प्रकाश के 80% हिस्से को या 90%, कहने का मतलब अधिकांश हिस्से को आर पार होने देते हैं।
इसलिए ऐसे माध्यमों को आप पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्लियर है। दूसरा, अल्प पारदर्शी माध्यम। ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश का अल्प ही हिस्सा, कहने का मतलब कम हिस्सा, आप देख रहे हैं अल्प लिखा है मतलब कम, प्रकाश का कुछ ही हिस्सा आर पार हो पाता है। ऐसे माध्यम को पारदर्शी अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्लियर है। फिर से, अल्प पारदर्शी माध्यम ऐसे प्रकाशिक माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश का कुछ ही हिस्सा यानी आंशिक भाग ही आर पार हो पाता है, उन्हें अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे पानी, गंदा पानी रहे, मतलब थोड़ा सा गंदा जल रहे, ठीक है, या कहें तो कांच भी हो लेकिन वो गंदा रहे, या ऐसा कहें तो सबसे बढ़िया उदाहरण की बात करें तो तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, ठीक है। तो ये इसमें भी अगर आप प्रकाश डालेंगे तो उसका कुछ ही हिस्सा पार हो पाता है, कुछ और बाकी हिस्सा रोक लिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है, नहीं लौटा दिया जाता है, ठीक है। और उदाहरण की बात करें जैसे गंदा जल हो गया, तो ये प्रकाश के कुछ ही हिस्से को पार भेज पाता है ना। आप पानी में अगर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश अगर गंदा जल है तो कुछ ही हिस्सा पार अंदर जा पाएगा, अगर स्वच्छ पानी है तो काफ़ी प्रकाश अंदर जाता है और प्रकाश काफ़ी गहराइयों तक जाता है। कभी कभार सवाल ही बनता है कि स्वच्छ पानी में प्रकाश कितने गहराई तक जा सकता है, तो लगभग 200 मीटर के आसपास, ठीक है। फिर से, अल्प पारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश का आंशिक हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, आंशिक हिस्सा ही आर पार हो पाता है, उन्हें हम अल्प पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उदाहरण है जैसे तेल लगा हुआ कागज़, गंदा जल, गंदा कांच रहे, इस तरह से, ठीक है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं, अपारदर्शी माध्यम। तो ये ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें प्रकाश आर पार हो ही नहीं पाता, देखो अ लिखा है मतलब पारदर्शी का ठीक उल्टा हो जाएगा। तो इस ऐसे माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। क्लियर। इसमें कहने का मतलब पूरा का पूरा प्रकाश रोक लिया जाता है, ऐसे माध्यम को अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। उदाहरण जैसे देखो वाइट बोर्ड ही है, अब टार्च हम मारेंगे तो लाइट पूरी जाएगी इस पर और गिरने के बाद पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, उस तरफ नहीं जा पाएगा, पार नहीं हो पाएगा। दीवार है, दीवार पर भी लाइट मारेंगे तो दीवार प्रकाश को रोक लेगा लेकिन वापस नहीं जाने देगा, मतलब पार नहीं होने देगा, है ना। कुर्सी है, मेज है, किताब, मतलब किताब का मतलब मोटी किताब हो तो वो भी ऐसा नहीं करने देती, है ना। तो ये ऐसे माध्यम जो हैं अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें जैसे दीवार है, मेज, कुर्सी इत्यादि करते हुए ऐसे तमाम वस्तुएं हैं जो प्रकाश को नहीं जाने देती, आर पार नहीं जाने देंगी, तो वो वस्तुएं सबके सब अपारदर्शी माध्यम में या एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। क्लियर। अब बात करें तो किसी भी माध्यम में, इधर मिटा रहे, किसी माध्यम में अगर प्रकाश को एक स्थान से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो मार्ग चुनेगा, ठीक है, उस मार्ग को या उसे ही किरण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? किरण। प्रकाश को एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए खुद एक माध्यम है यहाँ पर, या सपोज करो सामने इस हवा के माध्यम में हम लाइट, यहाँ टार्च जलाएं, टार्च की लाइट यहाँ से यहाँ तक आती है ना। तो हवा के माध्यम में यहाँ से यहाँ तक आने के लिए प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये जो रेखा चला है, ये जो मार्ग है इसका, इसे कोई किरण बोलते हैं और ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। ये माध्यम पर डिपेंड करता है। तो किरण की बात करें, प्रकाशिक किरण, रेस। फिर से, प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जिस मार्ग से होकर जाना पड़ता है उसे किरण कहते हैं। क्लियर। अच्छा, अगर यदि किरणें यानी प्रकाशिक किरणें एक ही दिशा में कहें बात करें, ये एक समूह के रूप में आगे बढ़ें, प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में समूह के रूप में अगर आगे बढ़ती है तो इन्हें प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रकाश पुंज। बीम ऑफ लाइट। कहने इसमें क्या है, बीम ऑफ लाइट में प्रकाश एक ही दिशा में समूह के रूप में चलेगा तो प्रकाश पुंज होगा,
और ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? पहले की बात करें तो अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणें, इसको इंग्लिश में कन्वर्जेंट रेज बोलते हैं, CONVERGENT रेज। दूसरा अपसारी किरणें, इनको डाइवर्जेंट रेज बोलते हैं, DIVERGENT रेज। क्लियर? तीसरे की बात करें तो समानांतर किरणें, समानांतर किरणें। क्लियर? ये इनको इंग्लिश में पैरेलल रेज बोलते हैं, पैरेलल। क्लियर? अभिसारी किरणों की बात करें तो ये ऐसे किरणें होती हैं या किरणों का ऐसा समूह होता है जो आगे चलकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये किरणों का समूह कुछ आकर के एक ही स्थान पर मिल रही है ना, इस तरह से। तो इन सब किरणों को बोलते हैं अभिसारी किरण। यानी किरणों का समूह यदि एक ही बिंदु पर आकर मिलता है तो उन्हें अभिसारी किरणें यानी कन्वर्जेंट रेज बोलते हैं। ठीक है? बात करें अपसारी किरणों की तो ये ऐसे किरणें होती हैं जो किसी एक बिंदु से निकलकर बिखर जाती हों। जैसे यहाँ देखिए, इस बिंदु से निकलकर ऐसे फैल जा रही हैं। ठीक है? तो इन सभी किरणों को बोलते हैं डाइवर्जेंट या अपसारी किरणें। ठीक है? अपसारी किरणें प्रकाश किरणों का ऐसा समूह होता है जो किसी एक बिंदु से निकलकर आगे चलकर फैल जाती हों, उन्हें बोलते हैं अपसारी किरणें। वहीं समानांतर किरणों की बात करें तो ये किरणें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रहेंगी, और इन किरणों के समूह को या इन किरणों को समानांतर किरणें कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब बात ये रही बेसिक चीज़ें। प्रकाश के अपने कुछ लक्षण हैं, जैसे प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है ना, बड़ी तेज गति से भी चलता है ना। प्रकाश सरल सीधी, प्रकाश के अपने लक्षण हैं। उदाहरण जैसे हम बात करें पहले प्रकाश के लक्षण। नंबर 1, प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है। कहने का मतलब है प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाना होगा या चलने के लिए एक सीधी रेखा में चलेगा, सरल सीधी रेखा में। ठीक है? और प्रकाश तीव्रतम चाल चलता है। ठीक है? इसकी चाल होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है? या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या आप ऐसे कर सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी तेज चलता है। कहने इससे तेज कोई वस्तु नहीं चल पाती। ठीक है? तो ये तीव्रतम है, इससे तेज नहीं। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। हमने अभी पीछे कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग का जिक्र किया था। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तरंग क्या है आपने 9वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो ये ऐसे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तरंगों के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगें और दूसरी जिनको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, और दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो मैकेनिकल वेव को चलने आगे बढ़ने के लिए, यांत्रिक तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? निर्वात में भी चल सकते हैं, वैक्यूम में भी, बाकी कोई माध्यम है तो ठीक है। ठीक है? तो ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत तरंग है। ठीक है? नेक्स्ट, प्रकाश जो है कुछ घटनाएं प्रदर्शित करता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के अलावा
अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, और इस तरह से प्रकीर्णन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। अब इन घटनाओं में से, ठीक है, हमें कुछ घटनाओं को ही 10th क्लास में पढ़ना है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ये पहले चैप्टर मिल जाएगा आपको। बाकी वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन ये आपको दूसरे चैप्टर मिलेगा, जिसमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर है, उसी में आपको ये मिलेगा वहाँ पर, तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। बाकी ये 12वीं में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसी में एक और है व्यतिकरण करके, विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण, ये सारी चीज़ें आप 12वीं में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्रकाश जो है, प्रकाश का जो अपना तरंग है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसका अपना तरंग दैर्ध्य होगा। तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती हैं, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्यक किरणें। और ये प्रकाश जो बात पढ़ रहे हैं आप, ये दृश्यक किरणें ही हैं। इनका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। इन तरंग दैर्ध्य के बीच में जो भी प्रकाश होंगे वो हम देख सकते हैं, कहने का मतलब उनका हम अनुभूति करते हैं। लेकिन जिनका तरंग दैर्ध्य इससे ज़्यादा या इनसे कम है, उन्हें हम नहीं देख पाते, और उन्हें वो किरणें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार से हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए, जैसे गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, अवर्क किरणें हैं, है ना, रेडियो तरंगें हैं, इस तरह से, ठीक है।